नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु शर्मा और आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इजराइल, यूएस, ईरान और पाकिस्तान, इन चार देशों का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। एक कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, जो कि इजराइल को मानता भी नहीं है, वो किस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस कॉन्फ्लिक्ट में। दोस्तों, इन चारों कंट्रीज के बीच का रिलेशनशिप ये किस तरह से नेक्सस बना हुआ है, हम इसको समझेंगे और साथ ही साथ अंत में हम जानेंगे कि किस तरह से इसराइल और ईरान के बीच में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को अफेक्ट करती है, आपको अफेक्ट करती है। बट बिफोर दैट, मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक फीडबैक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो ये चैनल बहुत नया है, मैंने अभी अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। और क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर आपको इस वीडियो की एडिटिंग और ग्राफिक्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी इस वीडियो से रिलेटेड, शायद हो सकता है वो मेरी वॉइस की क्वालिटी, मेरी वॉइस का पेस या फिर जो लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, शायद वो इनफ नहीं थी, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिएगा। इससे मुझे बेहतर बनने में ज़्यादा मदद मिलेगी और मैं और भी बेहतर वीडियोस बना पाऊंगा आपके लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फैक्ट से तो सभी लोग वाकिफ हैं कि इसराइल और यूएस, इन दोनों की पार्टनरशिप या फिर इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये रिलेशनशिप आज का नहीं बना है, ये रिलेशनशिप पिछले कई सालों से है। इवन जब से इसराइल बना है तभी से इसराइल और यूएस, इन दोनों देशों के बीच की जो बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत स्ट्रांग है। इसराइल और यूएस स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं 1948 से, तो आप समझ सकते हैं ये पार्टनरशिप कितनी पुरानी है। अगर फाइनेंस की बात करें तो यूएस हर साल इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर्स एज मिलिट्री एड देता है। दोस्तों, जब एक देश दूसरे देश को मिलिट्री एड देता है, मतलब आप समझ सकते हैं दो देशों के बीच में वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होगा कि अब डायरेक्टली मिलिट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमेशा ऐसे ही, चाहे वो डिफेंस की बात हो, इंटेलिजेंस की बात हो, टेक की बात हो, या फिर इसराइल को सपोर्ट करना हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में, तो यूएस ने हमेशा इसराइल को अपना फुल सपोर्ट दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल यूएस का सबसे रिलायबल पार्टनर है मिडिल ईस्ट में, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मिडिल ईस्ट में एक और कंट्री है जो कि यूएस की आज की डेट में सबसे बड़ी एनिमी स्टेट कही जा सकती है, वो है ईरान। दोस्तों, 1979 से पहले जब ईरान में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, इससे पहले इसराइल और ईरान के बीच के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग थे और यूएस से भी ईरान के रिलेशनशिप काफी अच्छा था। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो नई रिजीम ईरान में आई, उन्होंने हर तरीके से कोशिश करी कि किस तरह से हम इसराइल से अपने रिलेशनशिप खराब करें, और जैसे ही इसराइल से रिलेशनशिप खराब होते हैं, मतलब यूएस से भी रिलेशनशिप खराब होते हैं। नई पॉलिटिकल रिजीम ज्यादा प्रो यूएसआर रिजीम थी। आज की डेट में जो करंटली गवर्नमेंट ईरान में बनी हुई है, उसको रशिया और चाइना का बहुत अच्छा सपोर्ट। दोस्तों, ये दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई जब ईरान ने डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट। जैसे कि आप जानते ही हैं, ईरान में फिलहाल एक रेडिकल इस्लामिस्ट रजीम है। इसराइल कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देती है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ पाए। इसलिए ये न्यूक्लियर वेपन्स कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान के रिलेशनशिप को हमेशा अफेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये न्यूक्लियर वेपन्स का ही एक मुद्दा नहीं है। ईरान ने कई एंटी इसराइल ग्रुप्स को सपोर्ट किया है, ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्ला, हमास। आप जानते ही होंगे, आज से कुछ वक्त पहले इसराइल और फ़लस्तीन की भी एक वॉर चल रही थी। गाजा स्ट्रिप में इसराइल बॉम्बिंग कर रहा था, क्योंकि अक्टूबर 7 को हमास ने इसराइल के कई सिविलियंस को अटैक किया था और काफ़ी सारे सिविलियंस को मार भी दिया था। ये एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट अटैक था इसराइल पर, जिसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया गाजा स्ट्रिप पर बॉम्बिंग करके। अक्सर हमास और हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स को ईरान की प्रॉक्सी ग्रुप्स बोला जाता है। यहाँ डायरेक्टली ईरान तो नहीं लड़ रहा, लेकिन ईरान का एक सपोर्टेड ग्रुप है जो कि परमिशन सब ईरान से ही लेता है और वो अटैक कर रहा है। इस वजह से ईरान वॉर में इंक्लूड ना होकर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में अटका रहता है। और आज की डेट में अगर बात करी जाए तो इसराइल का सबसे खतरनाक दुश्मन अभी फिलहाल ईरान ही है। दोस्तों, अगर यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान का रिलेशनशिप भी काफी पुराना है। पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प करी थी कोल्ड वॉर के वक्त, पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प करी थी अफगानिस्तान वॉर में, और हमेशा पाकिस्तान काफी सारे मिलिट्री और इंटेलिजेंस इनपुट यूएस को देता रहता है। बदले में यूएस हेल्प करता है पाकिस्तान को एड देने में और आईएमएफ जैसे फाइनेंशियल ग्रुप से फंडिंग दिलाने में। दोस्तों, ये रिलेशनशिप तब थोड़ी सी खराब हुई जब यूएस ने ओसामा बिन लादेन को, जो कि एक टेररिस्ट है, उसको पाकिस्तान में ही पाया, वो भी एक मिलिट्री बेस से बस थोड़ा ही दूर। इससे ये चीज तो कंफर्म हो गई
कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं टेररिज्म का इस्तेमाल किया है यूएस को अफगान वॉर में इंक्लूड करने के लिए और इस वॉर को चलाते रहने के लिए, ताकि इन एक्सचेंज उसको बेल आउट पैकेजेस मिल सकें आईएमएफ से और यूएस से मिलिट्री एड मिल सके। ओके, तो अगर मैंने आपको इन सभी देशों के बीच के रिलेशनशिप को अब मैंने आपको समझा दिया है, तो अब बात करते हैं कि किस तरह से यूएसए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट ईरान। दोस्तों रिसेंटली तो आपको पता ही है, इसराइल ईरान पर कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग कर रहा है, उनकी एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स को ले जाकर उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर, उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर इसराइल कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग कर रहा है। हालांकि जब तक सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती है और यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं करता, तब तक तो पाकिस्तान का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ एक बॉर्डर भी शेयर करता है, इसलिए अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है और यूएस इसमें इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और पाकिस्तान के एयर बेसिस इस्तेमाल करेगा यूएसए ईरान को काउंटर करने। रिसेंटली दोस्तों कई रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान स्पाई कर रहा है ईरान बॉर्डर पर और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वो फॉरवर्ड कर रहा है यूएसए। जैसे कि आप जानते ही हैं, यूएसए बाद में उसको इसराइल को फॉरवर्ड कर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि यूएसए ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया हो किसी थर्ड कंट्री के अगेंस्ट। अफगानिस्तान वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है कई सालों तक, और अब जैसे कि ईरान के साथ इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करेगा, मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि पाकिस्तान हर तरीके की सपोर्ट देगा यूएसए को और इनडायरेक्टली वो सपोर्ट जाएगी इसराइल। दोस्तों मुझे लगता है कि आप अब तक यूएसए, ईरान, इसराइल और पाकिस्तान इन चार देशों के बीच का एक रिलेशनशिप समझ गए होंगे। इनके बीच में कब से वॉर चल रही है, कौन सा देश किसको सपोर्ट करता है। लेकिन क्या इसराइल और ईरान के बीच में चल रही है कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए बेनिफिशियल है? वेल, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री करें। मुझे लगता है कि शायद एक प्रो यूएस ईरान इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल। जैसे कि आप जानते होंगे, ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं और इंडिया के कई प्रोजेक्ट्स जो कि ईरान में बनने हैं वो फिलहाल बीच में ही अटक गए हैं। अगर कहीं ना कहीं ईरान में एक तख्ता पलट हो जाता है और ईरान की नई गवर्नमेंट प्रो यूएस होती है और ईरान पर सैंक्शन हट जाते हैं, तो इंडिया इजिली अपने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर। दोस्तों सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, इवन ईरान के पास काफी सारा क्रूड ऑयल भी, बड़े सप्लायर्स क्रूड ऑयल्स के जैसे कि ईरान, रशिया, वेनेजुएला, इन देशों पर फिलहाल यूएसए के सैंक्शंस लगे हुए हैं। और क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़। अगर ईरान पर से सैंक्शन हटते हैं कि वो दुनिया को क्रूड ऑयल बेच सकता है, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के दाम भी कम, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट। अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात करें तो इंडिया इसराइल से बहुत अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय कर, और ईरान के साथ भी हम एक न्यूट्रल पार्टनरशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो साइड चूज करने का प्रेशर होता है। एक बार जब ईरान खतरा नहीं रहेगा इसराइल के लिए और ईरान के प्रॉक्सीज जैसे कि हमास और हिजबुल्ला एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इससे इंडिया पर भी कम डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा इसराइल से कि वो ईरान के अगेंस्ट कोई स्टेप ले। तो चाहे हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम डिप्लोमेटिकली बात करें, कहीं ना कहीं एक प्रो यूएसए ईरान इंडिया के ज़्यादा फेवर में दिखता है। दोस्तों आप बताइए, आपको इस वीडियो में क्या जानने मिला? आपको इस वीडियो से इन सभी देशों के बीच का रिलेशनशिप क्लियर हुआ या नहीं? और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन सभी से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।